ये है रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर और आप देख रहे हैं कृषि समीक्षा। अब शुरू होने जा रहा है कृषि पर सबसे बड़ा साक्षात्कार, जहां कृषि समीक्षा में विशेषज्ञों के होंगे अपने विचार, जो कृषि से जुड़ी हर भ्रांति को दूर कर आपके जीवन को बदल देगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति स्वरूप। कृषि समीक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ कृषि समीक्षा में हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी। सर, कृषि समीक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हम डॉक्टर सिंह का साक्षात्कार प्रारंभ करें, हम बताना चाहेंगे डॉक्टर सिंह भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक पद पर कार्यरत रहे हैं। इस 33 वर्ष के कार्यकाल के दौरान डॉक्टर सिंह ने 54 विभिन्न सब्जियों की प्रजातियों को विकसित किया। इसके संदर्भ में 219 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए गए। आज कृषि समीक्षा में सवाल हमारे होंगे और जवाब डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी के। सर, जो एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर हर एक वैज्ञानिक की अभिलाषा होती है कि निदेशक के पद पर जाना, शोध पत्र प्रकाशित होना, इतनी प्रजातियों को विकसित करना, और आज आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। क्या लगता है कि सर कि जो अचीवमेंट मिलना चाहिए था वो मिल गया या अभी सर कुछ शेष है? देखिए ज्योति जी, एक वैज्ञानिक कभी भी अपने उपलब्धियों के लिए कार्य नहीं करता है। जो उसकी शोध करता है उसके द्वारा समाज और किसान की कैसी सेवा करें, और वो पुनः समाज उसे स्थापित करता है। जब मैं 1986 में रिसर्च कॉम्प्लेक्स फॉर इंडियन रीजन में मैं ज्वाइन किया था, एक वैज्ञानिक के रूप में, जानते हैं कि जो है ICAR में एक चयन आयोग है, उसके द्वारा ARS के माध्यम से हम लगवाते हैं। वहाँ 6.5 साल कार्य करने के बाद जब बनारस में नया इंस्टीट्यूट खुला, हमें मौका मिला और मैं उस इंस्टीट्यूट का फाउंडर मेंबर। फिर इसके बाद ऐसा आया कि दुनिया का सबसे पहली जो है बहुनी प्रजाति हम लोग निकाल पाए, और जब अखिल भारतीय संबंधित शोध परियोजना में उसको दिया गया, 30 जगह टेस्ट हुआ तो 25 जगह प्रथम स्थान आया, और जो द्वितीय स्थान आया, दूसरी प्रजाति थी जो लंबी थी, उसका 25 जगह उसका द्वितीय था और 5 जगह प्रथम था। तो इसका हमारी ही दोनों प्रजातियां पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पाई गई। इस तरह से शोध का कार्य चलता रहा। जब मैं निदेशक बना वहाँ पर, और हमने वहाँ पर एक नई ऊर्जा लाने की कोशिश की, और नई ऊर्जा का परिणाम रहा कि वहाँ पर एक प्रजातियों की लड़ी लग गई। और हमारे दिमाग में भी आया, जब पल्स की उसी समय हमारे देश में कमी हो, आप देखे होंगे कि 7-8 साल पहले ये था कि पल्स की पैदावार कम हुई थी, बड़ी हाई तो बात था। तो ये था कि जब हम दाल में हम अगर पत्तियों को मिला दें तो सब्जियों की जरूरत, दाल की जरूरत हमको आधी हो जाएगी, और ऐसी पत्तीदार सब्जियों का विकास करना है जो कि बारह महीने उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ कमल पर, क्योंकि देखिए जब मैंने स्टडी किया तो लगा कि कंबोडिया एक देश है जहाँ पर कि पूरी इकानमी जो है कमल पर है, और एक ऐसा है कि जिसमें फूल आप जानते हैं कितना इसका है, खासतौर से बौद्ध देशों में, हमारे यहाँ भी दीपावली के समय इसकी कितनी डिमांड हो जाती है। उसके डंठल, उसके अचाल, पिकल, जो आप डंठल कहते हैं, सीडो है एक तरह से। फिर इसके बाद नीचे कमल गट्टा आप जानते हैं, उसके भी होते हैं। उसके बीज जो होते हैं कमल के, इतने न्यूट्रिशियस होते हैं कि बच्चों के लिए और प्रोटीन का काम होते हैं, हाई क्वालिटी से प्रोटीन होता है। तो कमल, और उसके पत्ते खाने के लिए कितनी बहुत, तो एक मल्टीफेरियस उसमें भी हमने कार्य वहाँ पर प्रारंभ करवा दिया। तो सब्जियों के हर क्षेत्र में जिसमें ज़रूरत थी, खासतौर से मिर्चा, टमाटर और भिंडी में विषाणु रोग की समस्या थी, विषाणु रोग के अवरोधी प्रजातियाँ। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमने जीन एडिटेड की, क्योंकि बीटी पर भारत सरकार की अपनी पॉलिसी कुछ देखते हुए हम लोगों ने बीटी पर कार्य चल रहा था, डाइवर्ट किया, उस पर भी हमें बहुत सारी सफलताएं मिली। इसी तरह से ऑर्गेनिक का ब्लॉक, वहाँ पर वेस्ट यूटिलाइजेशन का हमने किया, क्योंकि 150 हेक्टेयर का एकड़ का जो भी वेस्ट सब्जियों का निकलता था उसको कैसे खाद में कन्वर्ट किया,
एक ऑर्गेनिक ब्लॉक हमने वहाँ पर डेवलप किया। कहने का तात्पर्य सर ये है कि एक कृषि वैज्ञानिक के तौर पर देखा जाए तो वैज्ञानिक का अचीवमेंट वही है जो किसानों का लाभ है। बिल्कुल, किसानों को जितना ज़्यादा लाभ होगा, जितना किसान सेटिस्फाई देखिए, होंगे, वही उनकी किसी वैज्ञानिक का समस्याएं ही हमारे शोध का विषय है, बिल्कुल जो उनकी जरूरत है और जो उनकी समस्याएं हैं। क्योंकि हमारा शोध का विषय कोई बाहर से नहीं है, जो क्षेत्र विशेष में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे सब्जियों में या जो भी हम फसल पर कार्य करते हैं, जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए ही कार्य करना कृषि वैज्ञानिकों का कर्तव्य है और उसी के समाधान के लिए हम कार्य करते हैं। जब समाधान निकल जाता है तो तकनीकी को एक किसानों बात तक सर देते हैं। प्रायः देखी जाती है अक्सर कि जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सर वेजिटेबल का ही है IIVR, और आपका सर इतना सराहनीय कार्य रहा जैसे भिंडी का है, और जो आपने कहा सर कमल पर, हम लोग तो जानते हैं सर, हम लोग के यहाँ जो चिकनी मिट्टी होती थी उसमें कमल की जो नाल होती थी उसकी सब्जी अचार ये सब बनाते थे, और ये सर बड़ी यूनिक है और आपने सर उस पर कार्य किया। क्या सर ऐसा नहीं लगता है कि जो ये जितने भी शोध एग्रीकल्चर के हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों या फ्रूट में हो या किसी अन्य फील्ड में, वो देशव्यापी ना होकर के स्थानीय बन के रह जाते हैं? देखिए, कृषि में आप देखते हैं कि एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 हैं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें 100 ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो कृषि में कुछ शोध तो क्षेत्र विशेष के लिए ही होते हैं और कुछ आप जैसे देखेंगे पूर्वांचल ही है, जैसे सतपुतिया है, पूरे देश में नहीं होता है, पूर्वांचल में होता है, बिहार के लिए होता है। तो जो हम शोध करेंगे निश्चित रूप से जहाँ खेती हो रही है वहीं पर उसका लाभ मिलेगा। लेकिन सर डिमांड तो पूरे देश की हाँ, रहती है ना नहीं, सर। वही कर रहे हैं। तो जैसे हम भिंडी में शोध कर रहे हैं, मिर्चे में कर रहे हैं, वो पूरे देश में जा रहा है। जैसे टमाटर, जैसे बैगन है, आप जानते हैं कि हर 10 किलोमीटर पर बैगन की प्रजाति बदल जाती है और खाने का प्रेफरेंस बदल जाता है। मतलब कि कृषि जो ऐसी विषय है जो स्थानीय स्तर पर भी शोध की जरूरत है और जो राष्ट्रीय स्तर पर जरूरतें हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर है। सर तो इसमें एक एक राष्ट्रीय समस्या आती है सीड की, जहाँ पर जिस जगह पर या जिस क्षेत्र में इंस्टीट्यूट है वहाँ पर तो सीड की उपलब्धता हो जाती है। मैंने ये देखा सर, किसानों के साथ में जब फील्ड में जाते हैं तो उनको अच्छे बीज मिलते नहीं हैं, और जो आपने सर शुरू में बात की कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो किसानों को इस्तेमाल करती हैं, कोई ऐसा सिस्टम ICR के इंस्टीट्यूट में है कि जिससे किसान डायरेक्ट लाभ ले सके या किसान अपने यहाँ उससे सीड उत्पादन कर सकें? देखिए, ICR के इंस्टीट्यूट का जो मैंडेट है ना बीज उत्पादन का, वो ब्रीडर सीड का है। फाउंडेशन और सर्टिफाइड जो है राज्य सरकार का ही विषय है। तो कोई भी ICR का इंस्टीट्यूट, चाहे हमारा हो चाहे कोई हो, हम लोग ब्रीडर सीड पैदा करते हैं और राष्ट्रव्यापी जो स्टेट गवर्नमेंट की जिसकी भी डिमांड हो वो डिमांड देता है डिप्टी कमिश्नर सीट को भारत सरकार में, वहाँ से इंडियन आता है। ये 3 साल पहले प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उनके डिमांड के अनुसार पूरे देश में लिया जाता है और फिर वहाँ की राज्य सरकारों का ये दायित्व होता है कि ब्रीडर सीड को फाउंडेशन बनाकर फिर किसानों को दे। तो मैकेनिज्म तो है, लेकिन ये कौन राज्य सरकार कितना प्रोएक्टिव है उस बात पर निर्भर है कि उस प्रदेश में जो है उस प्रजाति का बीज जो है हो। फिर इसके बाद जैसे कृषि में क्या है कि जितने देश के कृषि विश्वविद्यालय हों, ICR के इंस्टीट्यूशन हों, वो सब हम लोग अखिल भारतीय शोध परियोजना द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कोई प्रजाति अगर हम बनारस में पैदा करें या अयोध्या में, यहाँ फैजाबाद में पैदा करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर अच्छा दे। जब हम टेस्टिंग करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो देश के दूसरे प्रदेशों में अच्छी परफॉर्मेंस देती है और वहाँ के लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर ICR द्वारा या पूरे कृषि में जो हमारी नेटवर्किंग है पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। हर किसान तक पहुँचने के लिए हमारे पास नेटवर्किंग है और ये चूँकि कृषि राज्य का सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों के ऊपर है कि कितने प्रभावी ढंग से उसको अडॉप्ट करती हैं। सर सब्जियों में ये देखा गया है कि किसान जो है पेस्टिसाइड बहुतायत में प्रयोग करते हैं और जिसका असर अब हेल्थ पर भी पड़ता है। तो क्या सर कोई ऐसी ICR ने कोई टेक्निक विकसित की हो जिससे कि कम पेस्टिसाइड करना उपयोग किया जा सके या ना किया जा सके? देखिए, पेस्टिसाइड के लिए हम लोगों ने कई तरह के ICR के रिसर्च में करते हैं। एक तो ऐसी प्रजातियों का हम विकास करते हैं जो रोगों के प्रति अवरोधी हो या कीड़ों के प्रति भी जो है उनके टॉलरेंस की कैपेसिटी हो। एक तो ये है जो सबसे इफेक्टिव है।
ख़ास तौर से टमाटर में, भिंडी में आजकल काफ़ी इफ़ेक्टिव है। दूसरा, हम इंटीग्रेटेड अप्रोच कि उसमें कम से कम इनका इस्तेमाल करें। जैसे आप देखते हैं आजकल ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोग्रामा है, एनपीवी है, तो कीटनाशी के रूप में भी हमारे पास जैविक भी तरीके की कीटनाशी हैं, पंगोमिया है, नीम आयल है, तो इसकी हैं ऑलरेडी उपलब्धता है। लेकिन अभी भी क्या है, किसानों में अज्ञानता की वजह से हम लोगों ने देखा है कि रोग भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, लेकिन उनको भ्रम है और स्थानीय डीलर उनको इस तरह से कर देते हैं कि किसान जो इसमें छिड़कते ही रहते हैं। तो उनको एक तो ये भी अज्ञानता है, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर दूर हो रही है और किसान भी समझ रहे हैं कि उनकी लागत को कैसे कम किया जाए। और जब लागत का कम करना क्या है, यही सारी चीज़ें हैं। और हम रोगरोधी प्रजातियों का इस्तेमाल अब किसान करने लगे हैं और जो जैविक जो संसाधन है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आज के दिन में देख रहे हैं कि गुणवत्ता युक्त उत्पादन हम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक जैविक के लिए भी सर्टिफिकेशन शुरू हो गए हैं हर जगह, बहुत सारी एजेंसियाँ इसके लिए नामित हैं। प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर एनजीओ भी हैं, बहुत सारी और एजेंसियाँ भी हैं। और ये कार्य सर्टिफिकेशन का भी कार्य प्रारंभ हो गया, अलग से स्टॉल भी लगने शुरू हो गए हैं। तो अब जागरूकता बढ़ी है और अब धीरे धीरे इनका प्रयोग जो है कम हो रहा है। सरकार भी इनके टेस्टिंग की व्यवस्था कर रही है। हमारे एक्सपोर्ट वैल्यू भी देखिए, अब यहीं पर देखिए बनारस से भी शुरू हो गया है, लखनऊ से, तो एक्सपोर्ट जोन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारे प्रदेश में भी चालू हो गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर अब जागरूकता बढ़ी है। अब प्राकृतिक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जैविक खेती के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे अब किसान जागरूक हो रहे हैं और समन्वित एक जो है योजना के अंतर्गत हम इस पर जो है कम से कम इसके प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या शहर के लोग अपनी छत पर सब्जियों को पॉट कल्चर के माध्यम से उगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अब तो हाइड्रोपोनिक्स आ गया। अब तो चाहे अपने बरामदे में सोलर चीज़ें अपना कर दें तो बिना सॉइललेस कल्चर में भी जो सब्जियां उगा सकते हैं, गमलों में उगा सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रजातियों का भी विकास हुआ है। ऐसे आप देखते हैं आजकल तो छतों में देखेंगे जो बोरे हैं या जो आजकल कन्वास है, आजकल ऐसे स्ट्रक्चर भी आ गए हैं जो वाटर प्रूफ हैं, तो उसमें डाल मिट्टी, खाद, बालू वालू डाल देते हैं बड़े बड़े, और उसमें यहाँ तक कुकर पिट लगा रहे हैं, कद्दू वर्गीय लगा रहे हैं। तो अब तो समय जो लोग जागरूक हैं वो अपने घर पर, छतों पर पत्तीदार सब्जियाँ, कम से कम 5 पेड़ अगर मिर्ची लगा दे तो साल भर मिर्ची खा सकते हैं। और धनिया लगाते हैं क्रम के आधार पर, साल भर धनिया उसमें ले रहे हैं, मेथी ले रहे हैं, पुदीना लगा दे रहे हैं, टमाटर 10-20 गमले में लगा दे रहे हैं, बैगन लगा दे रहे हैं, यहाँ तक कि भिंडी लगा दे रहे हैं, लोबिया लगा दे रहे हैं। तो अब तो जागरूकता बढ़ी है और जो इसमें अब इंटरेस्ट की बात है। आपने सर इतने सराहनीय कार्य, शोध कार्य किए, इतनी प्रजातियां विकसित की और आज आप एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एक कुलपति के तौर पर इस विश्वविद्यालय को आप कहाँ पर देखते हैं सर? देखिए, ये पूर्वांचल का विश्वविद्यालय है और हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि हम कृषि और पोषण सुरक्षा में के साथ साथ हम आजीविका को, बिल्कुल सुरक्षित आजीविका पूर्वांचल को दें। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो कार्य क्षेत्र है, पूर्वांचल के जो है जिले हैं, जिसमें हमारे पास 26 जिलों का है, तो पूरे पूर्वांचल में देना है हमें। इस दृष्टिकोण के मद्देनज़र जो हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि किसानों की जो है खाद्य, पोषण और सुरक्षित आजीविका के लिए कृषि और विभिन्न विषयों में जो भी हैं हमारे, चाहे डेयरी हो, फिशरी हो, होम साइंस हो, सामुदायिक विज्ञान जिसे कहते हैं, उद्यान हो, पशुपालन हो, सारे को एक तरह से हम उसके क्षेत्र में शिक्षा, शोध और प्रसार की जो भी हमारी तकनीकी हो किसानों तक पहुँचाएँ। और इसका उद्देश्य हमने स्थापित किया है कि देखिए, जो हरित क्रांति हुई थी उसका लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, सेंट्रल तक मिला, उत्तर पूरी जो है हरियाणा, पंजाब को मिला, लेकिन अभी भी पूर्वी भारत को उसका लाभ कम मिला और उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ से लेकर बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा को लाभ कम मिला। तो हमारा उद्देश्य ये भी है कि दूसरी हरित क्रांति के लिए हम विशेषज्ञ तैयार करें। और हमारे जो विश्वविद्यालय में 7 महाविद्यालय हैं, 7 शोध केंद्र हैं जो पूर्वांचल में फैले हुए हैं, 25 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 4 कृषि ज्ञान केंद्र हैं। इनके माध्यम से हम पूर्वांचल में, और चाहे बीज की उपलब्धता का प्रश्न हो, प्लांटिंग मटेरियल हो,
चाहे फिशरी के फिंगरलिंग का काम हमने शुरू करवा दिया है, पोल्ट्री की हेचरी का काम हो, बकरी पालन का काम हो, दुग्ध उत्पादन में कैसे हम करें, उद्यान के क्षेत्र में हम प्लांटिंग मटेरियल कैसे किसानों को उपलब्ध कराएं। जैसे कि आप जानते हैं कि आंवला और बेल हमारे विश्वविद्यालय की पहचान है, शान है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी गई हैं हमारे विश्वविद्यालय से ही गई हैं। इस तरह जितने भी क्षेत्र हैं सब क्षेत्रों में हम उसमें का जो लाभ है वैल्यू एडिशन, क्योंकि आज जो है ज़रूरत है वैल्यू एडिशन की, इसीलिए कृषि में आप देखते हैं कि नई कृषि जो नीति आई है उसमें भी मार्केटिंग एक ओपन चैनल हो गया है। उन सबको हम अपनाते हुए नई कृषि शिक्षा नीति को जो अपनाते हुए हम जो भी एक एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करने के लिए, रोजगार पर शिक्षा देने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं और उसी दिशा में हम यहाँ के छात्रों को और जो हमारी उपलब्धियाँ हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम किसानों तक जो है पहुँचा रहे हैं। सर, जैसा कि आपने ये बताया भी कि इस विश्वविद्यालय की पहचान भी नरेंद्र बेल, नरेंद्र आंवला से है। नो डाउट सर, ये सत्य बात है कि नरेंद्र बेल, नरेंद्र आंवला आज बर्ड फेमस हैं और कई एक सब्जी, हल्दी जैसी प्रजातियां, धान के क्षेत्र में भी अतुलनीय कार्य इस विश्वविद्यालय ने की है। लेकिन सर, यदि हम विगत 10 वर्षों का इतिहास देखें तो कोई ऐसी ना तो वैरायटी दृष्टिगोचर हुई, ना कोई शोध दृष्टिगोचर हुआ। क्या लगता है कि ये विश्वविद्यालय अपने मार्ग से भटक गया नहीं? देखिए, उसमें कई चीज़ें हैं। धन और जन दोनों चाहिए विश्वविद्यालय या किसी भी संस्था के विकास के लिए। कुछ जो है कमियां आई हैं, लोग रिटायर करते चले गए हैं, पोस्ट जो है 10-12 साल से कोई भरी नहीं गई है, तो कमियां तो आई हैं। इसके अलावा जो भी हमारे पास स्ट्रेंथ है धान के क्षेत्र में, मैं बता रहा हूँ कि नरेंद्र धान जो है 2064, 2065, अभी पिछले साल आप सुने हुए कंडुआ रोग लगा था, लेकिन इस हमारी दोनों प्रजातियों में कंडुआ रोग नहीं लगा था। और बहराइच जैसे जिले में 55,000 हेक्टेयर में धान हमारी दोनों प्रजातियां लगी। इस साल भी जितनी भी प्रजातियां हमारे विश्वविद्यालय द्वारा करीब 4,000 कुंटल हमने, और पहली बार ऐसा हुआ कि 1 ग्राम भी नहीं बचा। सब जो है पूर्वांचल के किसान प्रदेश सरकार के माध्यम से, जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से चला गया और हर है हमारे यहाँ। इसके साथ साथ हमारे पास सब्जियों के जो है प्रजातियां आई हैं, और लेकिन अब चूँकि मैंने बताया कि लोग रिटायर हो रहे हैं, नए पोस्टिंग हम लोग जल्दी ही भर लेंगे और प्रदेश सरकार भी इस पर काफ़ी जोर दे रही है, काफ़ी सुविधाएं दे रही हैं, काफ़ी योजनाएं हमको दी हैं। कृषि विज्ञान क्षेत्रों में भी काफ़ी हमें सुविधाएं दी हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में दी हैं। उपकार के माध्यम से भी हमें डायरेक्टर जनरल भी को बहुत सारी यहाँ पर योजनाएँ मिली हैं। तो अब परिस्थितियाँ बदली हैं और कृषि ऐसा विषय है, शोध का एक दिन में नहीं आता है, समय लगता है और एक दिन में ख़त्म भी नहीं होता है। तो जो गति में जो धीमापन हुआ है उसमें तीव्रता आई है, इसका लाभ आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें होगा। यहाँ तक कि बेल में, आंवला में भी नई नई प्रजातियाँ आई हैं, बेर में आई हैं, हल्दी में भी आई हैं, सब्जियों में आई हैं हमारे पास। तो ऐसा नहीं है, प्रजातियाँ आई हैं, गेहूँ में आई हैं, जौ में आई हैं, उड़द में आई हैं, तो जई में आई हैं प्रजातियाँ, मक्का में आई हैं। तो प्रजातियाँ आई हैं, पिछले 14-15 प्रजातियाँ तो 2 सालों में ही आई हैं राष्ट्रीय स्तर पर। और हमें उत्कृष्ट कार्यों के लिए अभी कृषि विज्ञान केंद्रों को हमें जो है अभी चयन हुआ था। उत्तर प्रदेश में बहराइच को मिला है, हमारे गोरखपुर को मिला है, हैदरगढ़ को मिला है, जौनपुर को मिला है। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमें पुरस्कार भी मिले हैं। हमारे बस्ती केंद्र को, कृषि विज्ञान केंद्र को पिछले साल जो है प्रदेश का जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र का उसको जो है पुरस्कार मिला राष्ट्रीय स्तर पर। तो परिस्थितियाँ बदली हैं, बदलाव धीरे धीरे होता है, कोशिश हम लोग मिलकर कर रहे हैं और इसका प्रतिफल जो है आगे आने वाले दिनों में किसानों तक पहुंचने लगेगा। एक सर, प्रायः जो देखने को मिलता है कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कि जो भी छात्र छात्राएं हैं वो कृषि के क्षेत्र में शिक्षित तो होना चाहते हैं, परंतु वो कृषि व्यवसाय से या कृषि से डायरेक्ट जुड़ना नहीं चाहते। इसको सर आप कैसे देखते हैं? ये बात सही है कि कृषि क्षेत्र में किसी के परिवार के बच्चे नहीं आ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए चुनौती है। और कुलाधिपति महोदया जो उत्तर प्रदेश की हैं, राज्यपाल महोदया, उनकी भी अपनी सोच है। हम लोगों से हमेशा जब मीटिंग होती है तो कहती रहती हैं, दिशा निर्देश देती रहती हैं कि जिन बच्चों के पास ज़मीन है, कृषक परिवार से आते हैं, उन्हें आप प्रेरित करें कि गाँव में खेती करें। और इस कोरोना पीरियड में इसका लाभ भी हम लोगों ने लिया
कि बच्चों को जैसे जो फाइनल ईयर के होते हैं उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कोर्स होता है, उन्होंने कहा कि आप अपने घर करिए और उसका पूरा लेखा जोखा हमें प्रस्तुत करिए, ताकि हम देखें कि आप घर पर खेती करते हैं, क्योंकि वहीं पर आप शुरुआत करिए। जिन बच्चों के पास खेत नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे, उनको ये हुआ कि पास पड़ोस में कहीं हो या उनका मैनेज नहीं कर पाए तो जिले में कृषि विज्ञान केंद्रों पर। लेकिन अब मैं इस कृषि विश्वविद्यालय में नई कृषि शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा सब हो रहा है। लेकिन हमने यह निर्णय लिया अपने साथियों के साथ कि फर्स्ट ईयर से ही रोजगार परक कृषि शिक्षा हम देंगे, उनको कुछ ज़मीन अलाट कर देंगे जिस भी क्षेत्र में हूँ। पांड में फिशरी का है, कुछ पांड अलाट कर देंगे, कुछ हॉर्टिकल्चर में है, कुछ एरिया अलाट कर देंगे, आप सब्जी लगाइए और उसके प्रॉफिट आपको मिलेगा, ताकि वैल्यू एडिशन है। मान लें कि जाम जेली अचार हैं, हमारी छात्राएँ हैं, वो चाहती हैं वैल्यू एडिशन करके कपड़ा की सिलाई बुनाई करके, तो उनको रोजगार परक बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि यहीं से बच्चों को एक टीम ऐसी बनाई जाए, उनके अंदर इस तरह से किया जाए कि हमारे बच्चे जैसे ही यहाँ से निकलें स्वयं जो है रोजगार खोजने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। और अभी एग्री बिजनेस का कोर्स भी हम अपने विश्वविद्यालय में इस सीजन से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो विश्वविद्यालय को पूरी तरह से रोजगार परक और जो है इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम ले जाने की हमारी पूरी योजना है और हम इस पर कार्य प्रारंभ भी करते हैं। सर, एग्रीकल्चर की फील्ड के अलावा बहुत सी ऐसी फील्ड हैं, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है या सिविल की है, तो जब कोई इन पदों पर आसीन होता है इस फील्ड में, और मैंने देखा कि इनकी चाहे जो भी संतानें हो या इनके बच्चे हैं, जब कहीं भी सोसाइटी में जाते हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, माता पिता क्या करते हैं, तो कोई कहता है कि IAS ऑफिसर हैं, कोई कहता है कि साहब इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो उनको अलग से ट्रीट किया जाता है। और जब एक किसान का बेटा जाता है, जब उससे पूछा जाता है तब वो कहता है कुछ नहीं करते। सर, आपको नहीं लगता ये जवाब ही बहुत कुछ कह देता है? ऐसा है, अब सोच बदलने लगी है। जी। अब ऐसा नहीं है, कुछ किसान, देखिए क्या है कि किसान, हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि हम केवल पैदा करते थे, हम उसको मार्केटिंग हमारे हाथ में नहीं थी और जिससे हमारी पहचान नहीं बनती थी। अब देखते होंगे कि भारत सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही जो इस पर संज्ञान ले रहे हैं और हर ब्लॉक लेवल पर, इवन तो न्याय पंचायत स्तर पर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जब किसान खुद अपनी खेती करेगा और उसकी मार्केटिंग करेगा, उसको वैल्यू एडिशन करेगा, तो अब जो है जैसे फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली फार्मर्स का कंसेप्ट आने वाला है, क्योंकि हर जगह मिलावट, आप लोगों को मिलावट नहीं भी है फिर भी विश्वास नहीं है। तो अब चीज़ें बदल रही हैं और किसान एक जो है सम्मान के दृष्टि से देखने लोग लगे हैं। और अब देखिए, अगर ऐसी बात नहीं होती, जो IIT से, IIM से बच्चे पढ़े हैं, आप खुद पेपर में देखते हैं, वो कृषि की तरफ से हैं। अगर कृषि में इतना सम्मान नहीं होता तो ये बच्चे तो कहीं भी जा सकते हैं, उनके एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल में उनको जॉब भी लग सकती है, लेकिन कृषि की तरफ आ रहे हैं। अब हमारे देश में भी जो है लोगों का परिदृश्य और सोचने का नज़रिया बदला है, इसलिए कि सरकार अब किसानों को देख रही है कितना जो है। अब कभी आपने सुना था कि किसी किसान को पद्मश्री मिला है? और अपने प्रदेश में पिछले साल में मिला, इस साल में मिला। तो जैसी सरकार की सोच होती है उसी तरह से नज़रिया होता है। और चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकारें, अब सोच बदली है, किसानों को सम्मान अब ज़्यादा मिलने लगा है और उसके प्रति उनके आने वाले लोगों को भी सम्मान मिल रहा है, बच्चों को भी सम्मान मिल रहा है। और अब जो है वो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप में पीछे छूटती चली जा रही। अभी तक तो सर ऐसा लगता था कि जैसे जो सोसाइटी में कृषि को हीन भावना से जो देखा जाता रहा है, इसी कारण से ये शिक्षित वर्ग को कृषि में आने के लिए एक रास्ते में कांटे बिछाने जैसा काम कर रहा हो। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि कृषि केवल पैदा करना नहीं है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना पीरियड है, फिर भी हम कितना पैदा कर रहे हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लंबे समय तक जब भी होगा हम उनको मुफ्त राशन देंगे। तो अब कृषि के प्रति अब हमको कृषि में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसीलिए कृषि नीति जो आई है उसका परिलक्षण भी यही है कि हम धान गेहूं के अलावा दूसरे पर जाएं, वैल्यू एडिशन पर जाएं, ताकि हम किससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, प्रॉफिट की तरफ जाएं। तो अब चीज़ें चूँकि खेती करने का, इसीलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, चाहे अपने डोमेस्टिक चीज़ों के लिए हो चाहे एक्सपोर्ट के लिए हो, प्रदेश सरकार ने एक जो है सराहनीय कार्य किया है। उसके प्रति जो है अब खेती का बिल्कुल दृश्य ही जो है बदलने जा रहा है। और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर किसानों की जोत देखेंगे तो 84% किसानों की जोत जो है 0.41 एकड़ हेक्टेयर है, मतलब कि 1 एकड़ के आसपास है। 10% किसानों की जोत जो है 0.84 है, यानी कि 96%, 94-95% किसानों की जोत जो इतनी है, औसत देखेंगे तो 0.69 है। इसका मतलब कि अकेले किसान तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर 500-1000 किसानों का ग्रुप है, तो आप समझ लीजिए कि 500 या जितने किसान हैं उतने 100 हेक्टेयर की बात करेंगे, उतने के लिए जो फर्टिलाइजर लेंगे, पेस्टिसाइड लेंगे, खाद लेंगे, अपने इरिगेशन की करेंगे, अपने मैकेनाइजेशन की बात करेंगे, तो उससे एक तो खेती की लागत कम होगी, और जब लागत कम होगी अपने ही वो मार्केटिंग भी करेंगे, तो जो बीच में मिडिल मैन लेते थे उनका लाभ भी नहीं को मिलेगा। तो सरकार ने एक इस तरह से अपना परिदृश्य बदला है, और किसान खेती के बिल्कुल नज़रिए को जो अब तक जो पारंपरिक खेती होती थी उसको बिल्कुल नए परिदृश्य में जो है ढाल दिया है। और कृषि से जो नीति आई है उसी का एक उदाहरण है कि देखिए सरकार ने कितनी सहूलियतें दी। पहले मंडी था वहीं पर बेचिए, अब कहीं भी बेचिए, तो जहाँ भी आपको अच्छा दाम मिले आप जाकर बेचिए। सब्जियाँ आप देखते हैं कि दिल्ली में जो है 50 रुपये है और अपने गाँव के मार्केट में 5 रुपये भी नहीं है। तो अब किसान एकत्रित करें, इकट्ठा करें, जाके दिल्ली बेचें। तो अब समय बदल गया है, दृष्टिकोण बदला है, और हमारा परिदृश्य बदला है, और हमारे सोचने की जो है, जो हमारी जो भावना है, जो हमारा अपना तरीका है, इसलिए बदला है कि सरकार जो है उस दिशा में जो सोच बदलने में अपनी भूमिका एक तरह से उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। उनको एक सुधारक और उत्प्रेरक दोनों का कार्य कर रही है। सर, जो कृषि के छात्र हैं, चाहे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या शोध छात्र हों, उनके लिए सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कृषि में जो अपना रोजगार परख करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट इज द बेस्ट। उसके बाद उनको अपने क्षेत्र में चला जाना चाहिए। जो हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, शिक्षा या शोध में, उनको मास्टर डिग्री या पीएचडी, और उनको अपना एक दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए, हमें क्या करना है, और उसी की जो उनकी अपनी सोच हो, जो समझ हो, उसी से। क्योंकि देखिए कृषि में क्या है, बहुत सारे विषय हैं जिसमें जिस बच्चे का रुचि हो, और आज प्राइवेट सेक्टर के भी दरवाजे कृषि में इतने खुले हुए हैं कि आज भी 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं हमारे, और वेटनरी को छोड़कर, वेटनरी को लेकर अगर हम सियाट को ले लें तो 6 हैं। हम उसके से 8,000 बच्चे, 10-12,000 बच्चे पढ़ते हैं। और दूसरे विश्वविद्यालय देखिए 25 हैं, और उसमें एक विश्वविद्यालय में 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो आज भी कृषि में कम है विश्वविद्यालयों में, इसलिए अब कृषि में रोजगार की कोई समस्या नहीं है, और स्वयं रोजगार के तरफ कृषि में ज़्यादा संभावनाएं हैं। और हमारे अब कृषि के आने वाले बच्चे स्वरोजगार की तरफ जो है अपने को ले जाएंगे, और वो स्वयं रोजगार परक जो है माने अपने रोजगार न लेकर दूसरे को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी। हमने डॉक्टर सिंह से पूछा उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय के बारे में, उनकी शोध उपलब्धियों के बारे में, उनके शोध कार्यों के बारे में, और विश्वविद्यालय व छात्रों के प्रति उनकी प्राथमिकताओं के बारे में। अब हम डॉक्टर सिंह से विदा लेंगे और उनको धन्यवाद देंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।